नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, हमारे एलटी की क्लास के अंतर्गत हमने इससे पहले जो क्लासेस कराई हैं उसमें हमने विद्यालय प्रशासन पर आधारित टॉपिक कराए थे और साथ ही इसके अंतर्गत हमारा जो है विद्यालय प्रशासन पर आधारित उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, इस पर आधारित हमारी क्लास हो चुकी है। और पूरा डिटेल क्लास के बाद आज की क्लास में हम इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न लेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए इन्हें आप बिल्कुल स्टडी करें बिना स्किप किए हुए। और साथ ही जो अभ्यर्थी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारी क्लासेज जो एलटी के प्रिपरेशन हेतु देखने को मिल रही हैं उनको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको एलटी के विभिन्न सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको जो है अधिक समय नहीं मिल पाएगा पढ़ने के लिए। तो आप जल्दी से इसकी तैयारी पर जुट जाइए और साथ ही हमारी क्लास की भी हेल्प लेकर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन है, विद्यालय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो विद्यालय प्रशासन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यालय परीक्षा आयोजित कराना बिल्कुल गलत, केवल अनुशासन बनाए रखना या केवल शिक्षकों की उपस्थिति देना ये बिल्कुल गलत है। विद्यालय प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, तो विद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यालय में जितने संसाधन हैं उनका प्रभावी तरीके से उपयोग करते हुए साथ ही अपने शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या मानी जाती है? तो स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण क्या इसमें भूमिका होती है? ऑप्शन है केवल कार्यालय कार्य करना या विद्यालय में शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व करना या इसके अंतर्गत केवल परीक्षा परिणाम तैयार करना या केवल विद्यार्थी की उपस्थिति लेना। तो अगर हमें एक विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की जो भूमिका है उसको देखें तो वह है विद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व करना। ठीक है, तो विद्यालय में एक प्रधानाचार्य का मेन रोल क्या है? वो है स्कूल के जो शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनका नेतृत्व करने का कार्य कौन करते हैं? वो करते हैं प्रधानाचार्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन में नियोजन प्लानिंग का क्या अर्थ है? तो प्लानिंग जो वर्ड है दोस्तों इसका तात्पर्य है विद्यालय किसी भी कार्य में जो है योजनाओं को तैयार करना, तो प्लानिंग कहलाता है। तो यहाँ पर विद्यालय प्रशासन में जो प्लानिंग का अर्थ है वो है भविष्य के कार्यों के लिए पहले से योजना बनाना। यानी कि विद्यालय के अंतर्गत क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इन योजनाओं को भविष्य के लिए, इन भविष्य के कार्यों के लिए पहले से ही इन योजनाओं को बनाना, ये जो है विद्यालय प्रशासन का मुख्य कार्य होता है या मुख्य अर्थ इसके अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है ये केवल शिक्षकों का स्थानांतरण करती है, बिल्कुल गलत है। विद्यालय के विकास और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि स्कूल के जो डेवलपमेंट हैं, स्कूल में जो डेवलपमेंट होने हैं और जो ग्रुपिंग जो है स्कूल के जो ग्रुप समूह है उस समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो एक स्कूल के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक प्रशासन है उसका मुख्य विशेषता क्या होती है? तो सभी निर्णय प्रधानाचार्य द्वारा लेना या शिक्षकों और विद्यार्थियों समुदाय की सहभागिता, केवल सरकारी अधिकारियों की सहभागिता या विद्यार्थियों को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना। तो विद्यालय में जो लोकतांत्रिक प्रशासन है
इसकी जो मुख्य विशेषता होती है दोस्तों, वो होती है शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना। तो लोकतांत्रिक प्रशासन में क्या होता है कि शिक्षक, विद्यार्थी और जो समुदाय के लोग हैं, विद्यालय प्रशासन के लोग हैं, वो सभी जो है उनकी अपनी-अपनी सहभागिता होती है और उसको जो है सहभागिता सुनिश्चित करना, ये लोकतांत्रिक प्रशासन की मुख्य विशेषता होती है। तो इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय सब अपनी सहभागिता स्वयं ही निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रशासन में समन्वय का क्या अर्थ है? तो स्कूल प्रशासन के अंतर्गत जो समन्वय है, समन्वय शब्द है, इसका क्या अर्थ है? कार्यों को रोकना या विभिन्न व्यक्तियों और विभागों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना या केवल अनुशासन बनाए रखना या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना। तो एक स्कूल के अंतर्गत जो विद्यालय प्रशासन है, इसमें समन्वय का क्या अर्थ होता है? समन्वय का अर्थ है दोस्तों विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना। तो अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत उनके कार्य का उनका तालमेल स्थापित करना, यही विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत समन्वय का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय के विकास के लिए तैयार की जाने वाली योजना को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एक स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो योजना तैयार की जाती है, उसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं? तो विद्यालय विकास योजना, यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगर हम किसी भी विद्यालय के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए, विद्यालय के लिए अगर हम योजना बनाते हैं, तो उस योजना को कहा जाता है विद्यालय विकास योजना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, विद्यालय प्रशासन में निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि अगर विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत निरीक्षण का कार्य करना है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षकों को दंड देना या कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को डराना या विद्यालय बंद करना। तो एक विद्यालय प्रशासन में जो निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन करना। तो विद्यालय प्रशासन में जब निरीक्षण कार्य होता है, तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? एक तो जो कार्य किए गए हैं स्कूल में उनकी गुणवत्ता को चेक करना और साथ ही साथ उनकी प्रगति का भी मूल्यांकन करना कि किस प्रकार की प्रगति हो रही है, विद्यालय में सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये विद्यालय प्रशासन में निरीक्षण जब होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें और साथ ही जो अभ्यर्थी अभी चैनल पर नया है, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो एक स्कूल के अंतर्गत जो स्कूल प्रशासन है, उसमें प्रभावी जो विद्यालय प्रशासन है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? केंद्रीकरण, पारदर्शिता और सहभागिता, कठोर दंड या केवल लिखित कार्य। तो प्रभावी विद्यालय प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता होती है, वो होती है पारदर्शिता एवं सहभागिता। ठीक है, तो एक प्रभावी विद्यालय प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है एक तो पारदर्शिता और साथ ही सहभागिता। ये इसके जो है महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन में नेतृत्व का सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा माना जाता है? तो एक विद्यालय प्रशासन में जो नेतृत्व है, इसका सबसे सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, निष्क्रिय नेतृत्व या दमनात्मक नेतृत्व। तो एक विद्यालय प्रशासन में जो नेतृत्व का जो सबसे सर्वोत्तम स्वरूप माना जाता है, वो माना जाता है लोकतांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, स्कूल के अंतर्गत लोकतांत्रिक नेतृत्व का जो है लोकतांत्रिक नेतृत्व को जो है सबसे सर्वोत्तम रूप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समग्र शिक्षा अभियान जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? केवल उच्च शिक्षा का विकास करना या विद्यालय शिक्षा को समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना या केवल निजी विद्यालयों को सहायता देना या केवल परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना। तो जो समग्र शिक्षा है दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है
ये होता है विद्यालयी शिक्षा को समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना। तो समग्र शिक्षा का टारगेट जो होता है विद्यालय की शिक्षा के जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से अच्छा और गुणवत्तापूर्ण बनाना, समग्र रूप से गुणवत्तापूर्ण बनाना, ये समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा योजना मुख्य रूप से किन स्तरों की शिक्षा को समाहित करती है? तो समग्र शिक्षा योजना जो मुख्य रूप से जो शिक्षा के स्तर को समाहित करती है वो करती है पूर्व प्राथमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयी शिक्षा को, ठीक है? पूर्व माध्यमिक में भी और साथ ही जो वरिष्ठ माध्यमिक स्तर है विद्यालयी शिक्षा का, उसमें जो है समग्र शिक्षा योजना का उपयोग किया जाता है। तो समग्र शिक्षा पूर्व प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विद्यालय शिक्षा की योजनाओं के लिए बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में किस पर जोर दिया जाता है? तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो विद्यालय हैं उनमें किस पर विशेष जोर दिया जाता है? केवल भवन निर्माण पर या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समान अवसर पर, केवल खेल पर या केवल परीक्षा पर? तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो विद्यालयों में जो विशेष जोर दिया जाता है वो दिया जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं समान अवसर पर जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में विद्यालय प्रशासन की प्रमुख चुनौती कौन सी है? तो अगर उत्तराखंड जैसे एक पर्वतीय राज्य है जिस प्रकार से, तो ऐसे पर्वतीय राज्य में विद्यालय प्रशासन की जो प्रमुख चुनौती होती है वो क्या होती है? वो होती है दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र एवं विद्यालयों तक पहुँच, ठीक है? तो जो विद्यालय प्रशासन की जो मुख्य चुनौती होती है वो क्या होती है? एक तो विद्यालय जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से दुर्गम जगहों पर होते हैं और उन विद्यालयों की व्यवस्थाओं को अच्छे से व्यवस्थित करना और वहाँ तक अपनी पहुँच बनाना, एक अच्छे तरीके से विद्यालय की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, ये इसका जो है मुख्य चुनौती इसके अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र एवं विद्यालयों तक पहुँच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जो संबंधित है वो किससे है? वो है विद्यालयी बच्चों के पोषण एवं भोजन से। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आपने देखा होगा कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनके पोषण और उनके भोजन से संबंधित होता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जब विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात आती है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है बालिकाओं की विद्यालयी भागीदारी एवं निरंतरता को बढ़ाना। ठीक है? तो स्कूल में जो बालिकाएं हैं उनके विद्यालयी भागीदारी को बढ़ाना और साथ ही निरंतरता को बढ़ावा देना, ये विद्यालय में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो बालिकाओं को ज़्यादा महत्व देना और उनकी भागीदारी, उनकी इम्पोर्टेंस, उनको हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना और कंटिन्यूटी बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने साथियों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगला है विद्यालय प्रशासन में आईसीटी का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो एक स्कूल प्रशासन के अंतर्गत अगर हम आईसीटी की बात करें, तो आईसीटी का जो मुख्य उद्देश्य किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों शिक्षण अधिगम एवं प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है? तो आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और साथ ही स्कूल की जो स्कूल प्रशासन है उसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो पीएम श्री योजना होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है जो चयनित विद्यालय हैं उनको आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करना। तो पीएम श्री योजना जो विद्यालय में आजकल आप देख रहे होंगे कि पीएम श्री विद्यालयों के नाम हैं पीएम श्री करके। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो विद्यालय हैं उनको एक आइडल स्कूल्स के रूप में विकसित करना, यानी कि वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं दुरुस्त करना कि वहाँ पर किसी प्रकार की कमी ना रहे और बच्चों का पठन पाठन बहुत अच्छे तरीके से हो। तो इस तरीके के लिए पीएम श्री योजना का उद्देश्य रखा गया है। अगला प्रश्न है पीएम श्री विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है?
तो पीएम श्री जो विद्यालय हैं उसमें किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? वो दिया जाता है एक तो गुणवत्तापूर्ण पर, समावेशी शिक्षा पर, कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो स्किल डेवलपमेंट हो गया और साथ ही क्वालिटेटिव, ठीक है? और साथ ही जो समावेशी शिक्षा है, ठीक है? तो इन चीज़ों पर जो है विशेष जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न है विद्यालयों में समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है सभी बच्चों को उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुसार साथ लेकर शिक्षा देना। तो विद्यालयों में जो समावेशी शिक्षा चलती है उसका जो है क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य है जो बच्चे हैं उनकी अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार उनको साथ लेकर शिक्षा देना। ये विद्यालयों में समावेशी शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रशासन में स्कूल मैपिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अगर विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत हम बात करें तो स्कूल मैपिंग जो प्रोसेस है उसका जो मेन एम है वो क्या है? वो है विद्यालयों की भौगोलिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन करना। तो स्कूल मैपिंग करने का तात्पर्य केवल भौगोलिक स्थिति से ही नहीं होता बल्कि उसके शैक्षणिक स्थिति को भी मैपिंग किया जाता है। ठीक है? तो एक स्कूल के अंतर्गत जो जियोग्राफिकल सिचुएशंस हैं और साथ ही जो शैक्षणिक जो एजुकेशनल सिचुएशन है उन दोनों का ही आकलन किया जाता है स्कूल मैपिंग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है विद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो अगर एक स्कूल के अंतर्गत बच्चों के नामांकन कितने हैं और वो कब कंटिन्यूटी स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं इन चीज़ों को समझना। तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो इसका उपाय है गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित और आकर्षक शिक्षण वातावरण। तो विद्यालय के अंतर्गत एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, सुरक्षित हो और आकर्षक तरीके से शिक्षण व्यवस्था व्यवस्थित करना ये एक जो है नामांकन और ठहराव को बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में विद्यालय प्रशासन में विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो स्कूल के अंतर्गत जो विद्यालय प्रशासन है उसमें विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? यह है दोस्तों निर्णय लेने की शक्तियों को विभिन्न स्तरों में बांटना। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण करने का तात्पर्य है कि निर्णय लेने की जो शक्ति है उसको अलग अलग स्तर में बांट दिया जाता है और उसके आधार पर ही आगे को निर्णय लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में विद्यालय प्रशासन में अभिलेख यानी कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसको रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम स्कूल प्रशासन के अंतर्गत बात करें जो अभिलेख रखे जाते हैं रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं इन रिकॉर्ड्स को रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है दोस्तों विद्यालय संबंधी सूचनाओं का व्यवस्थित संरक्षण एवं उपयोग करना। तो विद्यालय प्रशासन में अगर हम अभिलेख रखने का मुख्य उद्देश्य समझें तो वह है विद्यालय संबंधी जो सूचनाएं हैं उनको व्यवस्थित करना, उनका संरक्षण करना और उनका उपयोग करना। तो ये होता है विद्यालय प्रशासन में रिकॉर्ड्स रखने का मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में विद्यालय में शिक्षक प्रधानाचार्य संबंध किस प्रकार के होने चाहिए? तो एक विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षक और प्रधानाचार्य का संबंध होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? वो होना चाहिए एक तो पूर्णतः औपचारिक और असहयोगात्मक। बिल्कुल गलत है ये तो, बिल्कुल गलत है क्योंकि असहयोगात्मक है और औपचारिक भी पूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। संघर्षपूर्ण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक प्रधानाचार्य का जो रिलेशन होना चाहिए वो एक तो सहयोगात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर हम जाएँगे क्योंकि सहयोगात्मक होगा और साथ ही पेशेवर होगा यानी कि अपने कार्य के प्रति समर्पण, ठीक है? तो शिक्षक प्रधानाचार्य का जो रिलेशन होना चाहिए तो सहयोगात्मक होना चाहिए, दूसरा पेशेवर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यालय प्रशासन को मजबूत करने के लिए इनमें से कौन सा उपाय अधिक उपयोगी होगा? तो अगर हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं इसमें विद्यालय प्रशासन को मजबूत करने के लिए इसमें कौन सा जो उपाय है सबसे अधिक उपयोगी हो सकता है? जैसे विद्यालयों को पूरी तरह बंद करना बिल्कुल गलत, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और तकनीकी का प्रभावी उपयोग करना। तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इसमें विद्यालय प्रशासन को मजबूत करने के लिए जो कौन सा उपाय सबसे अधिक उपयोगी है वह है एक तो स्थानीय समुदाय की भागीदारी को निश्चित करना और तकनीक का उपयोग प्रभावी तरीके से उपयोग करना।
ये पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों के लिए सबसे अधिक उपयोग रहेगा विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न एक इम्पॉर्टेंट और है दोस्तों, निपुण भारत मिशन का प्रमुख संबंध किससे है? तो निपुण भारत मिशन जो है ये, इसका उद्देश्य प्रमुख संबंध किससे है? ये है दोस्तों बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित। तो निपुण भारत मिशन का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो क्या है? वो एक तो बुनियादी साक्षरता को महत्व देता है, साथ ही संख्या ज्ञान, ये मेन है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। निपुण भारत मिशन का मुख्य संबंध है वह है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन में अभिभावकों की भागीदारी के प्रमुख महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? अगर स्कूल प्रशासन के अंतर्गत अगर अभिभावकों की भी भागीदारी हो जाए तो इसका प्रमुख लाभ क्या होता है? इसका मुख्य जो लाभ होगा दोस्तों, वो होगा विद्यालय एवं समुदाय के बीच सहयोग मजबूत होगा। ठीक है, तो अगर विद्यालय प्रशासन में अभिभावकों की भूमिका की बात करें, भागीदारी की बात करें, तो इससे क्या होगा, विद्यालय एवं समुदाय के बीच जो सहयोग है वो मजबूत होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति लगातार कम हो रही है तो प्रधानाचार्य का सबसे उपयुक्त पहला कदम क्या होना चाहिए? अब अगर विद्यालय में विद्यार्थी कम आ रहे हैं, लगातार कम हो रही है उपस्थिति, तो इसमें जो है प्रधानाचार्य का क्या रोल हो सकता है, इस पर बात कही गई है। तो जो जैसा कि आज के समय में ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं विद्यालयों में, दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में, तो ऐसी स्थिति में अनुपस्थिति अगर होती है तो प्रधानाचार्य का क्या रोल है? तो प्रधानाचार्य ने क्या करना है दोस्तों, अनुपस्थिति के कारणों की पहचान करना और उसके सुधारात्मक योजना बनाना। तो कैसे सुधार हो सके उस पर योजना बनाने का कार्य प्रधानाचार्य का होता है, और साथ ही विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति का कारण की पहचान करना, इनके कारण जानने का प्रयास करना, ये प्रधानाचार्य का सबसे पहला कदम होता है। बढ़ते हैं आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विद्यालय प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए कौन से संयोजन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर हमें विद्यालय प्रशासन को प्रभावी बनाना है तो कौन सा संयोजन रखना होगा? नियोजन, नेतृत्व, समन्वय या मूल्यांकन। केवल अनुशासन और दंड, इससे कुछ नहीं होने वाला। परीक्षा परिणाम को देखकर कुछ नहीं होने वाला है। और इसके अलावा विद्यालय भवन और संसाधन, केवल भवन और संसाधन से भी कुछ नहीं होगा। तो इसको जो है संयोजन जो होगा मेन, वह है नियोजन करना, नेतृत्व करना, समन्वय और मूल्यांकन। तो ये विद्यालय प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उपयुक्त योजना है वह है नियोजन करना, नेतृत्व करना, समन्वय स्थापित करना और साथ ही मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट आप लोग नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। इसके बाद जो हमारी एक क्लास और रहेगी, इस पर जो एमसीक्यू पर आधारित रहेगी, उसमें भी हम बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसी के साथ फिर हमारे विद्यालय प्रशासन का टॉपिक पूरी तरीके से डिटेल्स क्लास के साथ साथ एमसीक्यू प्रश्न के माध्यम से भी कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लगातार ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, क्योंकि हम आपको लगातार अपने ओर से पूरी क्लासेस प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।